अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? तो वही बात है कि इंडिया ने ये कहा जावी को कि भाई आज हम कहते हैं तू क्या है। एग्जैक्टली बट इससे पहले कि हम पाकिस्तान के कोच के ऊपर बात करें और ये जावी का जो सारा फियास्को हुआ है इसके ऊपर बात करें, मेरे पास है इन्फॉर्मेशन और बहुत ही बड़ी खबर है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया बांग्लादेश के लिए भी, नेपाल के लिए भी। वो ये है कि AFC अंडर-17 एशियन कप जो है उसका जो क्वालिफायर्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 22 नवंबर से, 22 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक वो चलेंगे। 7 अगस्त को इनके ड्रॉज होने वाले हैं और पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के पॉट में है। ग्रुप्स जो हैं वो ड्रॉज के बाद पता लगेंगे, तो ड्रॉज अभी तक नहीं आए, वो आने हैं अगस्त 7 को। ठीक है, तो मकाओ और श्रीलंका और पाकिस्तान वो पॉट 6 में है, नेपाल जो है वो पॉट 5 में है, इंडिया बांग्लादेश जो है जैसे कि आपको पता ही है वो पॉट 2 में है। तो AFC अंडर-17 का जो क्वालिफायर है एशियन कप के, उसमें ये सीन होने वाला है एंड हर पॉट से हमें एक एक टीम मिलने वाली है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को अपनी अंडर-17 टीम भेजनी चाहिए नवंबर में 100% एब्सोल्युटली। और मैं तो यही चाहता हूँ, लेट्स सी कि ये होता है कि नहीं होता। अभी तक कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं है कि पाकिस्तान अपनी टीम भेजेगी या नहीं, बट होपफुली वी विल सेंड अ टीम। जैसे हम अपनी सैफ में अंडर-17 टीम भेजने वाले हैं और हम अपनी अंडर-23 टीम भी भेजने वाले हैं सितंबर के अंदर, जो AFC में होगा, AFC एशियन कप क्वालिफायर, तो वो भी है। एंड साथ में इंडिया के लिए एक बड़ी खबर यहाँ पे आ चुकी है। जैसे बांग्लादेश जो है वो नेपाल से खेलेगा इन द सितंबर विंडो, 2 फ्रेंडलीज़ खेलेगा बांग्लादेश और नेपाल जो है ये आपस में दोनों फ्रेंडलीज़ खेलने वाले हैं। नेपाल होस्ट करेगा इसको। उसी तरह इंडिया जो है वो ताजिकिस्तान से खेलेगा, वो ईरान से खेलेगा, जिनका एक प्लेयर मेहदी तरेमी वो इंटर मिलान में खेलता है, आपको पता ही है। इंडिया विल प्ले अगेंस्ट ईरान, जो लिटरली हर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करते हैं और हर वर्ल्ड कप खेलते हैं। और जो अफ़गानिस्तान है उसके ख़िलाफ़ भी इंडिया खेलने वाला है कैफ़ा नेशंस कप में 2025। कैफ़ा ने इनवाइट किया है इंडिया को, क्योंकि मलेशिया ने पुल आउट कर लिया था, तो क्योंकि मलेशिया ने पुल आउट किया है दैट्स वाई इंडिया जो है उनको मौका मिला है और कैफ़ा ने इंडिया को मौका दिया है और उनको इनवाइट किया है कि वो कैफ़ा नेशंस कप खेलें। दिस इज़ अ मैसिव न्यूज़ फॉर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, जिनके न्यू कोच बन गए हैं खालिद जमील, बनने वाले हैं। वैसे अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन 90% चांसेस हैं, जो उनके जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि खालिद जमील के 90% चांसेस हैं कि उनको बनाया जा सकता है इंडिया का नेशनल टीम का कोच, सीनियर टीम। सो अब हम बात करते हैं जावी के ऊपर। अच्छा, अब जावी का वही सीन है कि भाई रिसेंटली अभी एक खबर आई है कि एक 16 साल का या 17 साल का यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का स्टूडेंट था, वो उस स्टूडेंट ने वो ईमेल आईडी बनाई थी और वो ईमेल जो थी वो भेजी थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। और उसमें आपको पता ही है कि जो टीम डायरेक्टर हैं, नॉट द टेक्निकल डायरेक्टर, जो टीम डायरेक्टर हैं सुब्रता पॉल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, जो कि एक लेजेंडरी गोलकीपर भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल टीम के, उन्होंने वो चीज़ पढ़ी, वो पूरी ईमेल पढ़ी और उनको ऐसा लगा कि यार ये तो जावी ने किया है, मतलब ये तो जावी ने वो किया है। अब ये क्या PR स्टंट थी, क्या जानबूझ के उन्होंने ये खबर लीक की इंडिया के फैब्रिजियो रोमानो को, जिसका नाम है मार्कस मर्गलहाउ, जो कि गोवा का जर्नलिस्ट है। मार्कस मर्गलहाउ, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है इंडिया में, ही हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, ही इज़ ए रिलायबल सोर्स, मैं ये नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसको आपको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए एज एन इंडियन, क्योंकि उसने तो कोट किया ना। एट द एंड ऑफ द डे उस बंदे ने कोट किया है आपका जो सुब्रता पॉल साहब हैं टीम डायरेक्टर के, उन्होंने जो बात की है कि हाँ जावी की ईमेल वहाँ पे थी, जावी ने अप्लाई किया है, जावी ने अप्लाई किया है। तो इसमें ये जो पूरा PR स्टंट हुआ है और ये जो पूरे साउथ एशिया को आपने पागल बनाया है और आपने मामू बनाया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, यहाँ पे ये स्टंट इसलिए किया गया ताकि खालिद जमील जब इंडिया टीम के मैनेजर बने तो ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ही बड़ी कोई पोस्ट है यार, मतलब इससे बड़ी तो पोस्ट मतलब इंडिया के अंदर हो ही नहीं सकती। ठीक है, स्पोर्टिंग लेवल पे तो ये वो दिखाने की कोशिश की है कि जी स्पोर्ट्स, इसकी इंडियन फुटबॉल टीम की जो मैनेजमेंट है वो कितनी मुश्किल है और वो कितना हाई प्रोफाइल किस्म की जॉब है। अभी तक ये डिस्क्लोज़ नहीं किया गया कि खालिद जमील की क्या सैलरी होगी पर मंथ, अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुआ। लेकिन ये ख़बरें आ रही हैं इंडिया के जर्नलिस्ट्स की तरफ से, आशीष नेगी ने भी ये बात की है और उनके क्रिएटर्स ने भी ये बात की है कि $5,000 से लेके $10,000 तक US डॉलर्स की बात हो रही है, वो मंथली पे किया जाएगा। इसके बीच में कोई फ़िगर होगी, वो मंथली पे किया जाएगा मिस्टर
खालिद जमील को, जो कि जमशेदपुर एफसी के मैनेजर भी हैं फ़िलहाल राइट नाउ। सो आईएसएल में भी वो मैनेजमेंट कर चुके हैं, और वो इससे पहले जो है एक इंडियन क्लब था उसको लिटरली प्लेऑफ के थ्रू फिर आईएसएल में लेके आए थे। तो उनकी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री, एक पेडिग्री है, और उन्होंने लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अगर लोकल कोच देखा जाए तो खालिद जमील से ज़्यादा कोई क्वालिफाइड है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। शहजाद अनवर से भी मेरी बात होती है, जो पाकिस्तान के फॉर्मर कोच हैं, और वो अच्छे दोस्त रह चुके हैं खालिद जमील साहब के, और वो उनके साथ कांटेक्ट में भी रह चुके हैं, और वो जानते हैं एक दूसरे को पर्सनली। तो वो भी काफ़ी खुश थे कि खालिद जमील को अपॉइंट किया गया है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं जी नहीं, स्लोवाकिया का वो जो स्टीफान टार्कोविच था उसको अपॉइंट करना चाहिए था, क्योंकि वो पोलैंड को हरा चुका है यूरो 2020 में, आज से तकरीबन 4 साल पहले। यूरोज़ में वो बंदा स्लोवाकिया को मैनेज कर चुका है, तो उसकी जो सीवी थी वो ज़्यादा हैवी थी खालिद जमील से। खालिद जमील के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोकल कोच बिल्कुल है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का एक भी मैच का एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। तो ये काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात जो है ना उठाए जा रहे हैं, और इसीलिए लोग कह रहे थे कि यार स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को या फिर जो तीसरा कैंडिडेट आपका था स्टीफान टार्कोविच, उसको कोच बना देना चाहिए था। ये काफ़ी ज़्यादा इंडियन फुटबॉल फैंस ने और उनके जर्नलिस्ट्स ने ये बातें की हैं, दे हैव प्रोपोगेटेड दिस आइडिया। लेकिन लग ऐसे रहा है कि अभी इट्स बिटवीन खालिद जमील एंड स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, और खालिद जमील 90% इज़ गोइंग टू बी द मैनेजर ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। दूसरा मैं यहाँ पे यार कॉन्ग्रेचुलेशंस भी यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। एक तो बांग्लादेश की जो विमेंस टीम है वो भी एशियन कप खेलेगी, तो एशियन कप में उनका ड्रॉ आने वाला है 29 को, और इंडिया की टीम का भी ड्रॉ आने वाला है 29 को। और जो विमेंस टीम है अंडर 20 विमेंस टीम जो थी बांग्लादेश की, उन्होंने सैफ चैम्पियनशिप भी जीती है अंडर पीटर बटलर। पीटर बटलर जो हैं वो ज़्यादा वैसे खुश नहीं थे परफॉर्मेंसेस से। उन्होंने अपनी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि यार मैं परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ, मुझे डेवलपमेंट चाहिए। तो बेसिकली वो टाइटल तो जीत गए हैं, बट अभी भी पीटर बटलर जो है वो उनको सुकून नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं यार मुझे डेवलप करना है लड़कियों को, वो मेन ऑब्जेक्टिव है। विनिंग द सैफ अंडर 20 विमेंस चैम्पियनशिप इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो वो चीज़ थी। और वैसे भी इसके अंदर 4 टीमें थी, भूटान थी, श्रीलंका थी और नेपाल थी। तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहे थे, फिर भी वो जीत गए। तो वो चीज़ है। और नेपाल ने एंड तक फाइट की इसके अंदर, विमेंस टीम जो थी नेपाल की अंडर 20, और उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इस वाले कंपटीशन के अंदर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अंदर होने वाला नेशनल चैलेंज कप जो कि मिड अगस्त में होगा। ये मिड अगस्त में दोस्तों होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर सकता है AFC एशियन कप अंडर 17 के क्वालिफायर में नवंबर में, उसी तरह नेशनल चैलेंज कप भी होने वाला है। ये मुल्तान में होगा और इसमें 24 से 32 टीमें खेलेंगी। 5 या 6 ग्रुप्स हो सकते हैं इसके अंदर। शुरू में राउंड 1 होगा, ठीक है। हर जो ग्रुप है उसके अंदर 4 टीमें होंगी और टॉप 2 क्वालिफाई करेगी राउंड 2 के लिए, जिसमें 16 टीमें होंगी। 16 टीम्स होंगी राउंड 2 में, ठीक है। अब वो जो 16 टीमें होंगी उनके फिर से ग्रुप बनेंगे और 4 ग्रुप बनेंगे। फिर वो जो 4 ग्रुप होंगे उसमें से जो टॉप 2 होगा वो क्वार्टर फाइनल खेलेगा, सेमीफाइनल खेलेगा और फाइनल खेलेगा। इस तरह से पाकिस्तान का जो FA कप है, जो सबसे बड़ा कप कंपटीशन है डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल चैलेंज कप, वो इस तरह से होने वाला है मुनक्किद। सही है, इस तरह से ऑर्गेनाइज होने वाला है और होने वाला है ये मुल्तान में, ठीक है। इस वक्त अभी गोल्ड कप भी चल रहा है, उसके भी क्वार्टर फाइनल चल रहे हैं। पोपो FC जो है वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम क्लब चमन ने कराची यूनाइटेड को हरा दिया पेनल्टीज़ के ऊपर 5-4। कराची यूनाइटेड भी एक बहुत बड़ा क्लब है एंड मुस्लिम क्लब चमन भी एक बहुत बड़ा क्लब है। तो मुस्लिम क्लब चमन जो है वो जीत चुका है अपना प्री क्वार्टर फाइनल यानी कि राउंड ऑफ 16, और वो अब जा रहा है क्वार्टर फाइनल में। बलोचिस्तान गोल्ड कप जो है ना, जैसे अभी इंडिया में आप देखते हैं संतोष ट्रॉफी होती है, हीरो सुपर कप होता है, इंग्लैंड में लीग कप होता है, उस तरह हमारा गोल्ड कप होता है। उसकी मुझे पता है ब्रॉडकास्टिंग बहुत ही शिट है, ठीक है। कमेंट्री भी कोई ख़ास नहीं है इतनी, मतलब कानों से खून निकलता है और उल्टियाँ आती हैं और ऐसा लगता है कि बंदा गश खा के बेहोश हो जाएगा जब कमेंट्री बंदा सुन रहा होता है, जो कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं जब मैं कमेंट्री सुन रहा होता हूँ। लेकिन दिस इज़ योर लीग कप बेसिकली, दिस इज़ योर कराबाओ कप ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। सो या, क्योंकि पूरे मुल्क की टीमें जो हैं वो इसके अंदर आके खेल रही होती हैं। अब हम आ जाते हैं नॉर्बर्टो सोलानो के ऊपर। अब नॉर्बर्टो सोलानो पे हम डिटेल में आज बात करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, 25 मिनट की भी हो सकती है, लेट्स सी कहाँ तक जाती है, बट ये वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है। तो बी रेडी। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने स्वीडन की 2nd टियर में मैनेज किया हुआ है। इनकी टीम का नाम था एस्किलस्टूना, ठीक है, AFC एस्किलस्टूना।
11 मैचेस खेले थे इन्होंने 11 मैचेस मैनेज किए थे और सिर्फ 2 मैच जीते थे, 3 ड्रॉ किए थे और 6 हारे थे, सिर्फ 2 मैच जीते थे, ठीक है। स्वीडन सेकंड ईयर की बात है। उसके बाद ये ब्लिट्ज स्पार्टन्स के लिए इनका चौथा क्लब था ये करियर का। 2024 में इन्होंने ब्लिट्ज स्पार्टन्स को मैनेज किया और ये इंग्लिश 7th टियर में खेलती है ये टीम, ठीक है, इंग्लिश 7th टियर में, ओके, जहाँ पे इमरान कियानी खेलता है 7th टियर में। वहाँ पे कोई मैच इन्होंने मैनेज नहीं किया। ही वॉज सैक्ड ड्यूरिंग प्री सीज़न क्योंकि उसको ज़्यादा प्लेयर्स चाहिए थे और इनके पास फंड्स नहीं थे प्लेयर्स देने के लिए, तो इनको जो है वो ट्रायलिस्ट्स जो होते हैं ना, जो ट्रायल फुटबॉलर होते हैं, वो ला के दे दिए थे इनको, ठीक है। और उसकी वजह से ट्रेनिंग सेशन के बाद ही बंदा छोड़ के चला गया एंड ही वॉज सैक्ड। कुछ लोग कहते हैं कि ये छोड़ के गया, कुछ लोग कहते हैं इसको क्लब ने सैक किया था, ठीक है। फिर ये बंदा जो है ये सैक हो चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। सैंटोस FC नास्का में जब ये मैनेज करे थे, जो कि पेरू की 2nd टियर की टीम है, पेरू की 2nd टियर की टीम है, उसमें इनको सैक कर दिया गया था। 12 मैचेस इन्होंने एज अ मैनेजर मैनेज किए थे और साथ में 5 मैचेस जीते थे, 3 ड्रॉ किए थे, 4 मैच ये हारे थे, ठीक है। एक मैच में 4-0 से हारे थे ये। तो उस वजह से जो इनकी फाइनल प्लेस में पोजीशन थी वो 5th थी और इनको सैक कर दिया गया था। उसके बाद अगर इनकी पेरू अंडर 23 टीम पे चले जाते हैं 2020 में, अगर आप रिकॉर्ड देखें 2020 से लेके अभी तक, तो उसमें ये हेड कोच रह चुके हैं पेरू अंडर 23 टीम के और सिर्फ 1 मैच जीते हैं 4 में से। अगर 2020 से लेके अभी तक हम इसका कैलकुलेशन करें तो सिर्फ 1 मैच जीते हैं ये 4 में से पेरू अंडर 23 टीम में, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो यही इन्फॉर्मेशन है कि इस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है और क्योंकि इस बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इतना कोई इसकी बंदे की CV से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो ये बंदा काफ़ी बार सैक हो चुका है, स्पेशली ये जो हमने बात की कि पेरू की टीम्स में सैक हुआ है और ये जो 2nd टियर थी इंग्लैंड की उसमें भी सैक हुआ है। तो वो इश्यूज़ हैं कि ये सैक होता रहे अपने मैनेजेरियल करियर में और ज़्यादा मैचेस मैनेज नहीं करता, 12 मैचेस मैनेज करता है, 20 मैचेस मैनेज करता है और फिर उसके बाद सैक हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक ये होता रहा। जो इसका पहला क्लब था वो भी मैं आपको बता देता हूँ इफ़ यू वांट टू नो। पहला क्लब जो था उसमें इसने सबसे ज़्यादा गेम्स मैनेज की थी, 29 गेम्स इसने मैनेज किए और 12 मैचेस उसमें से ये जीता था। वो पेरू की टॉप टियर का क्लब था जिसका नाम था यूनिवर्सिटेरियो, ठीक है। तो ये सीन है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है मैनेजेरियल मंत्रा क्या है, व्हाट इज़ द मैनेजेरियल मंत्रा। अब आप लोग कहते हैं जी कमेंट सेक्शन में कि यार ये बंदा एक बहुत ही ज़बरदस्त राइट विंगर था, ठीक है। मैंने इसको इसके प्राइम पे खेलते हुए नहीं देखा था क्योंकि जब ये खेलता था मैं फ़ुटबॉल नहीं देखता था उस टाइम पे। मैंने 2008-9 से फ़ुटबॉल देखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो न्यूकासल यूनाइटेड में ये भाई साहब जो हैं ये खेलते रहे हैं और ये राइट विंगर खेलते थे, काफ़ी अटैकिंग राइट विंगर थे। अभी रिसेंटली मैंने इनकी हाइलाइट्स देखी हैं। न्यूकासल यूनाइटेड में ये लेजेंड रह चुके हैं। तो क्योंकि ये खुद अटैकिंग माइंडसेट के थे और इनकी जो टीम थी न्यूकासल यूनाइटेड वो काउंटर अटैकिंग फ़ुटबॉल खेलती थी, तो ये भी काउंटर अटैकिंग फ़ुटबॉल खेलना चाहते हैं। अगर आप इनका पेरू का वर्सेस हॉन्डुरस मैच देखोगे अंडर 23 टीम का, जिसमें ये हेड कोच था नॉल्बर्टो सोलानो, द पेरूवियन मैनेजर, जो आपका मैनेजर बन गया अब, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें काउंटर अटैकिंग फ़ुटबॉल थी, ठीक है। लो ब्लॉक में खेल रहे हैं, सही है, और डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले के साथ फास्ट पेस के साथ काउंटर अटैक हो रहा है। राइट विंगर और लेफ़्ट विंगर इसको क्या चाहिए होता है, स्पीड वाला चाहिए होता है, एथलेटिक होना चाहिए, ठीक है, और वो इन्वर्ट भी करे और वो प्ले को स्ट्रेच भी करे, ठीक है। जब भी तुम देखोगे ना कि इसके 2 फुल बैक्स हैं, 2 फुल बैक्स होते हैं, राइट बैक और लेफ्ट बैक, वो भी एथलेटिक होने चाहिए और इसके जो विंगर्स हैं वो भी एथलेटिक होने चाहिए और वो भागने वाले घोड़े होने चाहिए, जैसे रॉबर्टसन है ना जो अपनी पीक पे था लिवरपूल में। अप एंड डाउन ही यूज्ड टू मूव ऑन द फ्लैंक्स, अप एंड डाउन, ठीक है। एथलेटिक होना चाहिए, स्पीड के साथ भागे, रिकवरी पेस उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। इसको ऐसे राइट बैक्स और ऐसे लेफ़्ट बैक्स चाहिए, मतलब तकरीबन मोहम्मद फजल टाइप के, ठीक है, तकरीबन उसी तरह के। तो इसके विंगर्स जो हैं वो इन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है, बिटवीन द सेंटर बैक एंड द लेफ़्ट बैक और द राइट बैक और द सेंटर बैक, वो इन्वर्ट करते हैं और इसके जो अपने फुल बैक्स होते हैं वो ऊपर जाके चढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये अटैक करने की कोशिश करता है फिर उनके साथ, और ये चाहता है कि अप एंड डाउन बॉम्बार्डमेंट हो, ट्रैकिंग बैक हो और आगे जाके क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाले जाएँ। कम से कम 25 से लेके 30 क्रॉसेस ये मारता है पर मैच के अंदर, पर 90 मिनट्स। कौन? नॉल्बर्टो सोलानो। ये इसकी फ़िलॉसफी है कि ये विंग प्ले को यूज़ करता है, विंग्स को यूज़ करता है, टच लाइन को यूज़ करता है, इसके जो फुल बैक्स होते हैं, विंगर्स होते हैं, कंबाइन करते हैं आपस में,
कंबाइन करते हैं, 1-2 खेल के और फिर क्रॉस, 1-2 खेला क्रॉस, अपने प्लेयर को बीट किया क्रॉस, ठीक है। तो मैंने अभी तक इसके जितने भी 3 या 4 मैचेस देखे अंडर 23 में, जो इसका जो टाइम था उसमें अगर आप तुम इसको देखोगे तो यस ही कैन प्ले काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, लेकिन ये कैटेनेचियो प्रिंसिपल को यूज़ करता है जिसकी बुनियाद रखी थी एसी मिलान के मैनेजर रॉको ने, और फिर इंटर मिलान का जो मैनेजर था हेलेनियो हेरेरा, उसने इसको अडेप्ट किया था और उसके साथ इंटर मिलान के साथ वो चैम्पियंस लीग जीता था, ठीक है। तो ये उस कैटेनेचियो प्रिंसिपल में बिलीव रखता है, ये 4-4-2 खेलना चाहता है और ये 4-2-3-1 की फॉर्मेशन खेलना चाहता है। इन टर्म्स ऑफ द बॉल ये क्या करना चाहता है, 5-4-1 या फिर 4-4-2, ये ऑफ द बॉल होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है, बिल्कुल बॉक्स के पास, जोन 14 के पास आके इसकी डिफेंस लाइन होती है। ये मिड ब्लॉक में नहीं खेलता, ये हाई लाइन नहीं खेलता, ही डज़ नॉट प्ले इन द हाई लाइन, ही डज़ नॉट बिलीव इन एब्सोल्यूट काउंटर प्रेसिंग, ही डज़ नॉट। ये कहता है कि मैंने सेक्शंस के अंदर अपने प्लेयर्स को क्या कहना है कि हमने मैन मार्किंग करनी है, मैन मार्किंग करनी है और सेक्शंस के अंदर हमने प्रेस करनी है। हमने गधों की तरह 90 मिनट्स प्रेस नहीं करना, या हमने पागलों की तरह प्रेस नहीं करना 90 मिनट्स, जैसे बार्सिलोना में हांजी फ्लिक करता है और यर्गन क्लॉप करता था लिवरपूल और डॉर्टमंड में। इसकी वो फिलॉसफी नहीं है काउंटर प्रेसिंग वाली, ये वो फिलॉसफी नहीं है। हाँ, ये पीछे से बिल्डअप क्या कर सकता है, तुम ये सवाल पूछोगे, हाँ ये पीछे से बिल्डअप कर सकता है, लेकिन जब सामने वाली टीम, अगर सामने वाली टीम का नाम सीरिया है और वो बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, वो पॉट 1 में थी AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के अंदर, तो उस टीम के खिलाफ मेरे भाई ये हमेशा लो ब्लॉक में बैठेगा, ये डिफेंसिव होगा जैसे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन डिफेंसिव होता था, और फिर ये काउंटर अटैक पे मारने की कोशिश करेगा। अगर आपके पास फास्ट विंगर्स हैं, अगर आपके पास टेक्निकल प्लेयर्स हैं लाइक एतजाज़ मुजफ्फर हुसैन एंड सोनी परकिंस, एतजाज़ मुजफ्फर हुसैन इज़ अ हाइब्रिड ऑफ नंबर 6 एंड नंबर 8, ही इज़ नॉट अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, ही इज़ नॉट, ही इज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि नंबर 8 पोजीशन में भी खेल सकता है, लेकिन वो डिफेंसिव मिडफील्डर है, ठीक हो गया। अगर आपके पास आदिल नबी है जो कि फॉल्स 9 में खेल सकता है, जो कि सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है, अगर सोनी परकिंस जैसा स्ट्राइकर है, अगर विंगर्स हैं अब्दुल समद जैसे, अगर आपके पास विंगर्स हैं, फास्ट पेस्ड विंगर्स हैं आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे शाइक दोस्त भी है, फिर आपका ओटिस खान भी है, या ओटिस खान के अलावा अगर आप चाहते हो कि किसी और लेफ्ट विंगर को वहाँ पे खेलना चाहिए, तो फास्ट पेस्ड विंगर आपको लाने पड़ेंगे, जैसे अली हैदर शाह है, तो उस तरह के विंगर्स इसको चाहिए, ठीक है। अगर स्पीड नहीं है ना विंगर के पास और वो पीछे आके ट्रैक बैक नहीं करता, अपने फुल बैक को आके डिफेंड नहीं करता वो, तो नॉल्बर्टो सोलानो घंटा सेलेक्ट नहीं करने वाला आपको, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। बेसिकली ये बंदा हराम बॉल खेलेगा 60 to 70% ऑफ द टाइम्स, ये मैं आपको गारंटी से और स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि ये 60 से 70% हराम बॉल खेलेगा, फिजिकलिटी यूज़ करेगा, क्योंकि ये एक साउथ अमेरिकन है, इसको चाहिए भागने वाले घोड़े और इसको चाहिए रेसलिंग, जैसे मुस्लिम क्लब चमन करती है, रेसलिंग चाहिए उसको, लेकिन फास्ट ट्रांजिशन भी चाहिए इसको, काउंटर अटैकिंग में फास्ट ट्रांजिशन चाहिए फ्रॉम द डिफेंसिव ट्रांजिशन टू द अटैकिंग ट्रांजिशन, और अटैकिंग ट्रांजिशन में ये पॉसिबिलिटी है कि आपको एक फ्रंट 5 दिखे, क्योंकि इसके जो फुल बैक्स होते हैं वो ऊपर बॉम्बार्ड कर जाते हैं और विंगर्स इन्वर्ट कर जाते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। दूसरा, इसका जो बिल्डअप होता है वो 2 सेंटर बैक्स और 3 मिडफील्डर्स के अंदर इसका बिल्डअप होता है, जो इसका रेस्ट डिफेंस होता है, पीछे से बिल्डअप करता है पासिंग करके, शॉर्ट पासिंग करके। अगर सामने वाली टीम छोटी टीम हो तो, हमसे छोटी कौन सी टीम है भाई, हम तो 201 पे हैं वैसे, तो हमसे छोटी कौन सी है मुझे तो नहीं पता कौन सी है, सैन मरीनो, मेरे ख्याल से सैन मरीनो भी शायद हमसे ऊपर आ गई होगी, बट या गाइस दिस इज़ द सिनेरियो राइट नाउ, ठीक है, ये इसकी फ़िलॉसफी है, ये इसका मंत्रा है, ये पेप गार्डियोला नहीं है कि इसके जो फुल बैक्स हैं वो अंदर इन्वर्ट करेंगे और बॉक्स मिडफील्ड बनाएंगे, ही इज़ नॉट अ पेप गार्डियोला, ही इज़ नो वेयर नियर दैट, ही इज़ नॉट अरिगो साची, ही इज़ नॉट बोरुसिया मोंशन ग्लैडबैक का जो मैनेजर था 1974 में, वाइस वाइलर, जो कि काउंटर प्रेसिंग की जिसने लिटरली बुनियाद रखी थी, कुछ लोग ये कहते हैं, ठीक है, ही इज़ नॉट यर्गन क्लॉप, ठीक है। तो ये मैन मार्किंग करेगा, मैन मार्किंग के अंदर प्रेस करेगा और सेक्शंस में कभी कभी प्रेस करेगा, समटाइम्स डबल अप करके प्रेस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 90 मिनट्स हांजी फ्लिक की तरह प्रेस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिस गाय इज़ मोर क्लोजर टू डिएगो सिमियोने देन हांजी फ्लिक, ठीक है। इसकी जो फिलॉसफी है, जो मंत्रा है, वो दैट इज़ मोर क्लोजर टू डिएगो सिमियोने, इट इज़ मोर क्लोजर टू क्लॉडियो रेनेरी,
जितना मैंने इसको अभी तक खेलते हुए देखा है। ये हराम बॉल प्रॉपर खेलता है, प्रॉपर, ठीक है। तो ब्यूटीफुल फुटबॉल आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को जो लोग गालियाँ दे रहे थे ना जब वो गया, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की अभी आपको हो सकता है कि आपको उसकी याद है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको उसकी याद है, ठीक है। एक तो इस बंदे के पास सीनियर टीम का एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ ये डायस्पोरा प्लेयर लेकर आ जाएगा, बट क्या इस बंदे के अंदर वो टैक्टिकल एक्यूमेन है कि सदाम जूनियर जैसा यंगस्टर उसको फेंक दो, उसको डेब्यू करवा दो, ठीक है, और उसको चांस दो और उसको एक्सपीरियंस दो 17 साल की उम्र में। क्या वो चीज़ है? क्या ये वो वाले रिस्क लेने के लिए तैयार होगा? अदील यूनस जैसे यंगस्टर्स को पोपो के अंदर इसने अंदर फेंक दिया था, जा तैर। क्या ये यंगस्टर्स को चांस देगा जैसे यर्गन क्लॉप देता था, जैसे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन देता है? स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की वजह से आज तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। ही इज़ अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल एंड ही विल ऑलवेज बी द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल, इररिस्पेक्टिव कि उसने आदिल के साथ क्या किया, इररिस्पेक्टिव उसने एतजाज़ के साथ क्या किया। एहसान फरामोशी हमें एज अ पाकिस्तानी कौम नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं एशियन कप क्वालिफायर्स में, और मेरे ख्याल से हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई ऑल्सो डिसएग्री विद हिम ऑन द एतजाज़ वाला मामला, मैं डिसएग्री करता हूँ उससे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आई डू रिस्पेक्ट हिम, आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड, ही विल ऑलवेज बी अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। उसकी वजह से हमने 34 साल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर था उसका राउंड 1 हमने पार किया था, वरना हमारी वो हैसियत नहीं थी कि हम कर पाते, ठीक है। उसके बहुत से एहसानात हैं हमारे ऊपर। तो स्टेफन विल ऑलवेज बी अ लेजेंड एंड आई थिंक आई विल मिस स्टेफन एब्सोल्युटली। मैं तो करूँगा, तुम्हारा मुझे नहीं पता। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यार। लाइक ठोक दो यार, लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब ठोक दो। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।